हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, पेशी संकुचन कैसे होता है। पेशी संकुचन की क्रियाविधि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नीट में हमेशा इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है और मैंने देखा है 90% जो बच्चे हैं, लगभग 90% बच्चों को ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलिए आज आपके सारे कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। निश्चित तौर पर आज तक जो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी क्लियर होंगी और नीट के चाहे किसी भी तरीके के प्रश्न आ जाए आप आसानी से उसे अटेंड कर पाओगे। चलिए, ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेशी संकुचन जो होता है, ये वाला कंसेप्ट समझने के लिए पेशी आखिर संकुचित होती कैसे है, मैं जैसे अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ तो हाथ ऊपर उठाने के लिए यहाँ की मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है? छोटी होती है और छोटी होकर हमारी हड्डियों को ऊपर की ओर खींच लेती है। इसी तरह जब हम दौड़ रहे हैं या बोल रहे हैं, जितनी भी रेखित पेशियों पर विशेष कर जो काम कर रहे हैं उसके लिए एक ब्रेन से संकेत जनरेट करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कंकाली पेशियां जो होती है वो ऐच्छिक प्रकार की होती है, आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। तो आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उससे एक संकेत जनरेट होता है। वो संकेत चालक तंत्रिकाओं द्वारा मसल्स तक पहुंचता है। मसल्स में हमने मायोफाइब्रिल्स पढ़े। मायोफाइब्रिल्स जो है वो छोटे होते हैं और इस तरह पेशियां संकुचित हो जाती है और जो है हम जो कार्य करना चाह रहे हैं वो कर पा रहे हैं। लेकिन बात जो है इतनी जितनी आसान दिख रही उतनी आसान है नहीं। इस बात को समझाने के लिए कि आखिर मसल्स ये छोटी कैसे हुई, संकुचित कैसे हुई, इसको समझाने का जो सबसे बढ़िया और सबसे फेमस जो परिकल्पना, हाइपोथेसिस या सिद्धांत था वो था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, विसर्पी तंतु सिद्धांत, विसर्पी तंतु सिद्धांत या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये जो सिद्धांत था ये दो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग समय में काम करते हुए इस थ्योरी पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। इसलिए सम्मिलित रूप से उन सभी को जो है इसका श्रेय दे देते हैं। कौन कौन से थे? एक ग्रुप था ए हक्सले और आर नीडरग्रिग। ए हक्सले और आर नीडरग्रिग। ए हक्सले और आर नीडरग्रिग ने अलग रहते हुए ये काम किया और एच हक्सले और जे हैंसन इन्होंने अलग रहते हुए कार्य किया, लेकिन दोनों का निष्कर्ष एकदम सेम था। इसलिए हम चारों को इसका श्रेय दे देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देने का। ए हक्सले, आर नीडरग्रिग, एच हक्सले और जे हैंसन इन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी प्रपोज की, प्रस्तुत की। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जब मस्तिष्क से संकेत आते हैं तो वो संकेत हमारे पेशियों में जो है मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल तक पहुंचते हैं। मायोफाइब्रिल में हमने दो तरह के तंतु पढ़े थे, एक होता है मायोसिन और एक होता है एक्टिन। ये तंतु एक दूसरे पर जो है इस तरह स्लाइड होते हैं, एक दूसरे पर विसर्पी गति करते हैं, इस तरह स्लाइड होते हैं, एक दूसरे पर स्लाइड होकर इस तरह जो संकुचन होता है। जैसे ये आप मेरे हाथ को समझें, इस हाथ की ये लंबाई है फिलहाल, अभी यहाँ इस गैप को देखो इतनी चौड़ाई है, लेकिन जब इस पे स्लाइड ये होते हैं तो इस तरह भीतर की ओर जाते हैं और उस वजह से देखो हाथ की जो लंबाई है वो कम हो गई। इस तरह ये स्लाइड होते हैं, दोनों फाइबर एक दूसरे पर स्लाइड होते हैं, एक दूसरे पर स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, विसर्पी गति करते हैं और इस तरह ये संकुचित और फैलते हैं, संकुचित और शिथिल होते हैं, संकुचित और शिथिल होते हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें ये बताती है कि ये जो तंतु है हमारे मसल्स में, मायोसिन और एक्टिन, वो एक दूसरे पर स्लाइड होते हैं, एक दूसरे पर विसर्पी गति करते हैं और तंतु छोटे होते हैं और इस तरह पेशी संकुचित होती है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन फिर भी अब इसकी गहराई में चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अभी तक तो सिर्फ ऊपर से बात समझ में आई है कि मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे पर गति कर रहे हैं, विसर्पी स्लाइडिंग मूवमेंट कर रहे हैं और पेशी तंतु छोटे हो रहे हैं। लेकिन कैसे, इसकी मैकेनिक्स में हम पहुंचते हैं कि कैसे ये गतियां होती है, कौन इसको उत्प्रेरित करते हैं। इसके लिए आपको 3 बिंदु समझ में आने जरूरी है। उन तीनों बिंदुओं को हम एक एक करके समझते हैं। पहला, आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से चालक तंत्रिका द्वारा
जो संकेत आ रहा है वो देखो ये तंत्रिका तंत्र है और उससे संकेत आ रहा है पेशियों में। तो तंत्रिका तंत्र से पेशी में संकेत जा कैसे रहा है उसको समझने के लिए आपको इसका जंक्शन समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, पेशी में हमने मायोफाइब्रिल समझा था। मायोफाइब्रिल में दो तरह के फाइबर, मायोसिन और एक्टिन, ये इनकी स्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है। तो अभी हम मायोसिन और एक्टिन के स्ट्रक्चर भी समझेंगे। ये समझ में आ गया तो फिर ये फिलामेंट कैसे एक दूसरे पर गति कर रहे हैं, कौन कौन से कारक क्या इसमें आवश्यक है, वो सब समझ लेंगे। इस तरह इन तीन चीज़ों को अभी समझना है हमें। पहला ये जंक्शन समझना है जहाँ तंत्रिका कोशिका यानी कि यहाँ चालक तंत्रिका और पेशी के बीच में बन रहा है वो। दूसरा मायोसिन और एक्टिन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी क्या है इन प्रोटीन्स की। और तीसरा फिर इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये आपको इस क्रम में अगर आपने समझ लिया तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेन से एक सिग्नल जनरेट हुआ, वो सिग्नल चलते चलते आ गया इस मोटर न्यूरॉन तंत्रिका जो चालक तंत्रिका है उसके एंड पर। चालक तंत्रिका यहाँ पेशी मसल फाइबर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो चित्र आप देख रहे हो बोन हड्डी से टेंडन की सहायता से पेशी जुड़ी हुई है। पेशी बनी होती है, किसकी बनी होती है? ये जो F लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है आपको कमेंट करके बताना है। मैंने आपको समझाया था कि पेशियां जो है विशेष तरह के पेशी तंतुओं का बंडल बनाती है, उस बंडल को क्या कहते हैं? ये पेशी कोशिका है जिसे मसल फाइबर कहते हैं और मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। चलिए पहले इस जंक्शन को समझते हैं जो चालक तंत्रिका और पेशी कोशिका के बीच में बन रहा है। देखिए ये समझिए चालक तंत्रिका का लास्ट एंड है। ठीक है, एक्सोन का लास्ट वाला पार्ट एक्सोन टर्मिनल कहलाता है, ये एक्सोन टर्मिनल है। ठीक है, या इसे कई जगह सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं। इसे सिनेप्टिक नोब, गांठ, सिनेप्टिक गांठ भी कहते हैं। अंत में एक बटन जैसा फूला हुआ भाग होता है। इस सिनेप्टिक नोब में बहुत सारे पाउच लाइक बैग जैसी संरचनाएं भरी हुई होती है और इन संरचनाओं में भरा होता है विशेष तरह का रसायन। अभी हम इस जंक्शन को समझ रहे हैं, जंक्शन समझना बहुत जरूरी। ये जो पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें सिनेप्टिकल वेसिकल कहते हैं। सिनेप्टिकल वेसिकल, सिनेप्टिकल वेसिकल कहते हैं। सिनेप्टिकल वेसिकल, वेसिकल को हिंदी में आशय, सिनेप्टिक आशय इन्हें कहते हैं। इन आशयों में ये जो केमिकल भरा हुआ होता है वो केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी पदार्थ और विशेषकर फेमस एक न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। तो पहला हमने समझा कि तंत्रिका जो है कोशिका, यहाँ चालक तंत्रिका है, उसके आखिरी नोब में, सिनेप्टिक नोब में बहुत सारे होते हैं सिनेप्टिकल वेसिकल्स जिनमें भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ। जो न्यूरोन, यहाँ जो आवेग आएगा उस आवेग को ये ट्रांसमिट करते हैं आगे की ओर, इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर कह रहे हैं। उनमें से एक बड़ा फेमस रसायन है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो भरा होता है सिनेप्टिकल वेसिकल में, सिनेप्टिक आशयों में भरा हुआ होता है, ये जो आशय दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये बीच में यहाँ थोड़ी सी जगह ऐसी रहती है जो वापस में टच नहीं होती। यहाँ ये पेशी कोशिका है जिसे यहाँ मसल फाइबर लिखा हुआ, मसल फाइबर ही पेशी कोशिका होती है। समझिए जहाँ पेशी कोशिका होती है इसके पास से थोड़ा इसमें कुछ इस तरह लहरदार होती है, उंगली नुमा कुछ ऐसी होती है। ये समझिए पेशी कोशिका की कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन होता है तो दो हमने बना दी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मसल फाइबर जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्या? सार्कोलीमा कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। ठीक है, ये सार्कोलीमा है। ठीक है, दूसरी बात सार्कोलीमा तो हो गई समझ में। हमने अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है मसल फाइबर के, कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में होते हैं बहुत सारे ये जो मसल फाइबर है,
मसल फाइबर्स होते हैं। फिलहाल एक बना देता हूँ समझाने के लिए। ये मसल फाइबर है, समझ लीजिए ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर पर क्या होते हैं, लगातार एक के बाद एक इस तरह डार्क बैंड भी होते हैं, फिर हल्के बैंड होते हैं, फिर डार्क बैंड होते हैं, फिर हल्के बैंड इस तरह होते हैं। ये है एक मसल फाइबर जिसे मायोफाइब्रिल कहते हैं। मायोफाइब्रिल कहते हैं। फाइब्रिल पेशी तंतुक मायोफाइब्रिल है ये, ठीक है। अब देखो मायोफाइब्रिल जो है इसके चारों ओर मौजूद होती है फैली हुई जाल जैसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ लीजिए फिलहाल ऐसे ही बना रहा हूँ। ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है ये? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये सब कुछ महत्वपूर्ण है समझने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन को, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को, इसलिए वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको समझनी है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वास्तव में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ही कहा था हमने, ठीक है। पिछला वीडियो देखिए, आप समझिए इन चीज़ों को वापस। तो पेशी तंतु, ये पेशी तंतु है, मसल फाइबर है, यानी कि एक तरह से मसल कोशिका है जिसकी भित्ति सार्कोलीमा कहलाती है, जिसमें जो जीवित द्रव्य है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, जिन्हें तंतुक मायोफाइब्रिल कहते हैं। इनके चारों ओर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है। और हमने पढ़ा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भंडार होते हैं कैल्शियम के। इनमें कैल्शियम भरा होता है और ये कैल्शियम अभी काम आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक और चीज़, अब ये जहाँ ये लहरदार होती है इसके पास में, वहाँ बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही होते हैं। ग्राही किसके? ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो एसिटाइल कोलिन आएगा इसको प्राप्त करने वाले, एसिटाइल कोलिन को प्राप्त करने वाले, ठीक है। एसिटाइल कोलिन को प्राप्त करने वाले ये ग्राही है, रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स को हिंदी में कहते हैं ग्राही, ठीक है। अब ग्राही के साथ साथ इस सार्कोलीमा में जगह जगह विशेष तरह की नलिकाकार संरचनाएं होती है और ये नलिकाकार संरचनाएं जीव द्रव्य में अंदर, और ये पहुंचती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक भी पहुंचती है। इस तरह कुछ ट्यूब्स पाई जाती है, ठीक है। ये जो ट्यूब्स है ये ट्यूब्स कहलाती है टी ट्यूब कहलाती है। टी से है ट्रांसवर्स ट्यूब, जो ट्रांसवर्स यूं खड़ी है वो है टी ट्यूब, ट्रांसवर्स ट्यूब। इन ट्यूब्स की खास बात है कि इनमें बहुत सारे आयन चैनल्स पाए जाते हैं। सार्कोलीमा पर भी आयन चैनल होते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ट्यूब पर आयन चैनल बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं आयन चैनल अत्यधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में टी ट्यूब्स पर होते हैं आयन चैनल्स, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। अभी तक यहाँ तक देखो, पहली चीज़ हमने समझ ली, पहला मैंने बिंदु बताया था आपको, इसको समझने के लिए पहले समझना है ये जंक्शन को। जंक्शन किसका? तंत्रिका का और पेशी का। शॉर्ट में सीधा समझेंगे तो तंत्रिका का और पेशी का। तंत्रिका का, यहाँ तंत्रिका कौन सी आ रही है? चालक तंत्रिका। और पेशी कोशिका क्या है? मसल फाइबर। इसका ये जो जंक्शन है ये समझना जरूरी है। ये जंक्शन है और अंदर के कंटेंट हमें पढ़े, ये सारे काम आने वाले हैं। अब इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए क्या क्या है? चालक तंत्रिका का आखिरी सिनेप्टिक नोब, जिसमें है सिनेप्टिक वेसिकल्स भरी हुई है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जिसे विशेष तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। इधर ये मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर यानी कि मसल कोशिका है। इस कोशिका पर ये बहुत सारे ग्राही पाए जाते हैं, टी ट्यूबुल्स पाई जाती है। सार्कोलीमा पर अंदर है सार्कोप्लाज्म। बहुत सारे पेशी तंतुक होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जिस पर डार्क बैंड, लाइट बैंड मौजूद है। अब इन्हीं को समझने वाले हैं जस्ट इसके बाद। और इनके चारों ओर होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कैल्शियम के भंडार होते हैं। टी ट्यूब्स की खास बात, ये
आयन चैनल्स इनमें बहुत बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, ताकि यहाँ से जब वो सिग्नल आए तो इस आयंस को तुरंत पास कर दे। ये पास करेंगे इसमें सार्कोप्लाज्म में। अब पहला चीज़ हमने समझ लिया। दूसरा, अब जो अपनी मसल फाइबर है, मसल फाइबर में बहुत सारे होते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स इस तरह डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। डार्क बैंड को हमने कहा था ए बैंड, लाइट बैंड को हमने कहा था आई बैंड। आई बैंड में भी हमने बीच में पढ़ा था एक जेड लाइन होती है, इस तरह हर आई बैंड के बीच में एक जेड लाइन होती है। इसी तरह ए बैंड के बीच में भी एक एच जोन होता है, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो। ये जेड लाइन है, ये हल्के तंतु है एक्टिन, ये गहरे तंतु है, भारी तंतु है, हैवी है मायोसिन। मायोसिन वाला जो है वो ए बैंड होता है, हल्के वाला आई बैंड होता है। ठीक है, बीच का कुछ क्षेत्र खाली रहता है जिसे एच जोन कहते हैं, बीच में एक एम लाइन होती है। अब बात यहाँ समझनी ये है कि इसमें ये जो दो तरह के प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन और ये मायोसिन प्रोटीन, ये होते कैसे, इसकी संरचना समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कॉन्ट्रैक्शन, उसका संकुचन समझ में आएगा। ठीक है, तो इस संरचना में हमने देखा एक तो है एक्टिन और एक है मायोसिन। चलिए पहले हम बात करते हैं एक्टिन की। एक्टिन की स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, फिलहाल समझने के लिए यहाँ इसका चित्र बनाते हैं, नीचे मायोसिन का भी यही बनाएंगे। पहले बात करते हैं एक्टिन की। एक्टिन जो है वो 3 तरह के प्रोटीन से बना है। पहला बिंदु, 3 तरह के प्रोटीन इसमें होते हैं, 2 और 3। 3 कौन कौन से प्रोटीन होते हैं एक्टिन में? एक होता है एफ एक्टिन, एक होता है ट्रोपोमायोसिन और एक होता है ट्रोपोनिन। ठीक है, एक्टिन बना होता है 3 तरह के प्रोटीन से, एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। अब इनकी व्यवस्था देखो कैसे होता है। एफ एक्टिन के 2 फिलामेंट्स, ट्रोपोमायोसिन के भी 2 फिलामेंट्स और ट्रोपोनिन जगह जगह बहुत सारे होते हैं। ये कुछ इस तरह व्यवस्थित होते हैं। जो एफ एक्टिन होता है वो सर्पिल रूप से व्यवस्थित होता है एक दूसरे पर, इस तरह सर्पिल रूप से व्यवस्थित होता है एक दूसरे पर, सर्पिल यानी कि कुंडलित रूप से। ये जैसे हमने इसका कुंडल बना दिया, इस तरह कुंडलित रूप से व्यवस्थित होते हैं। और जो एफ एक्टिन है वो इस तरह गोलाकार इकाइयों का बना हुआ होता है। ये हमने इसकी बना दी गोलाकार इकाइयाँ, ग्लोबुलर यूनिट से, एकलक इकाइयों से मिलकर बना है एफ एक्टिन। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, माला होती है मोतियों की, तो वो मोती की जो माला बन गई वो माला तो है एफ एक्टिन। एफ से है फिलामेंट, तो वो फिलामेंट बन गया, एक बड़ा तंतु बन गया एफ एक्टिन। और उसमें जो एक मोती है वो जी एक्टिन कहलाता है। अब इस एफ एक्टिन को और डिटेल से समझते हैं। एफ एक्टिन की जो एकलक है उसका जो मोनोमर है, एफ एक्टिन का जो मोनोमर है, अकेला जो पार्ट होता है, एक मोती जो है वो कहलाता है जी एक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है? जी एक्टिन। जी से है ग्लोबुलर गोलाकार, ग्लोबुलर गोलाकार प्रोटीन। ये समझिए आप, ये जो अभी मैंने बनाया है ये एक गोला है, ये जी एक्टिन है। दूसरा गोला ये भी एक जी एक्टिन है। तीसरा, चौथा, ये सब के सब क्या है? एक जी एक्टिन है। और ये सब आपस में जुड़कर एक लंबा तंतु बना देंगे। एक लंबा तंतु जब बना देंगे, ये जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, तब इस पूरे लंबे तंतु को हम क्या कहेंगे? तब एफ एक्टिन कहेंगे। ठीक है, तो एफ एक्टिन, तो इसका जो लंबा तंतु बन गया, जो पूरी माला बन गई, वो एफ एक्टिन है। और उसका जो एक अकेला पार्ट है, उसका जो मोनोमर है, उसे जी एक्टिन कहेंगे। क्या कहेंगे? जी एक्टिन कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहला प्रोटीन हमने समझ लिया एफ एक्टिन, जिसकी इकाई है जी एक्टिन। अब बात करते हैं, दूसरा है ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन की भी 2 लड़ियाँ, या यूँ कहें 2 लंबे लंबे धागे नुमा ट्रोपोमाइसिन इस पर जुड़े होते हैं एक्टिन पर। ठीक है, यहाँ हम इसको समझ रहे हैं फिलहाल। ये जो मैं सीधी सीधी लाइनें हैं ना, ये लाइनें,
इस लाइन की स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो है, और वो तीन चीजें हैं, एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन, वो तीनों हम देख रहे हैं। पहली चीज हमने देखी एफ एक्टिन जो जी एक्टिन का बना है। दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन्स जो है वो लंबे तंतुनुमा प्रोटीन है जो एफ एक्टिन के साथ साथ ही चल रहे होते हैं, एफ एक्टिन के साथ साथ ही चल रहे होते हैं। ये समझिए, ये दूसरा जो नीला लाइन बनाया है ये एक ट्रोपोमायोसिन है। ऐसे ही इधर भी होगा ट्रोपोमायोसिन दूसरे तंतु के साथ भी। ठीक है, तो ये जो नीला बनाया है ये है ट्रोपोमायोसिन। दो एफ एक्टिन कुंडलित है तो दो ट्रोपोमायोसिन इसके साथ ही वो भी कुंडलित रूप से चल रहे होते हैं। ठीक है, दो बात हो गई। तीसरा है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है ये ट्रोपोनिन है छोटा सा लेकिन है बहुत काम का, बहुत ही खतरनाक। ये इस पर जगह जगह एक निश्चित दूरियों पर व्यवस्थित होता है समझने के लिए फिलहाल। और जुड़ता किससे है, ये इस वाले पार्ट से जुड़ता है, यानी कि ट्रोपोनिन के से ऐड होता है। ये ट्रोपोनिन से यहाँ मान लीजिए यहाँ ऐड हो गया, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये यहाँ इस तरह ऐड हो रहा है। ठीक है, तीन इसलिए बना रहा हूँ, तीनों इसके काम के हैं। ट्रोपोनिन में ऐसे समझिए तीन तरह की इकाइयाँ हैं। ट्रोपोनिन में तीन तरह की इकाइयाँ होती है, तीन एक्टिव साइट होती है, तीन बाइंडिंग साइट होती है। कौन कौन सी बाइंडिंग साइट होती है, इसमें एक बाइंडिंग साइट होती है जो ट्रोपोनिन से ट्रोपोमायोसिन से जुड़ती है। एक तो है जो ट्रोपोमायोसिन से जुड़ती है, मायोसिन से जुड़ती है इनमें से। एक जो है दूसरी जो है वो जुड़ती है एफ एक्टिन से, एफ एक्टिन से जुड़ती है, एफ एक्टिन से, एक एफ एक्टिन से जुड़ती है। और तीसरी एक और जो है वो कैल्शियम से जुड़ती है, कैल्शियम से जुड़ती है। तो ट्रोपोनिन यहाँ जो तीन इकाइयों वाला है जगह जगह आपको दिख रहा है, ये वास्तव में तीन विशेष तरह के काम करता है। एक तो ये ट्रोपोमाइसिन से जुड़ता है ताकि इस एक्टिन के साथ जुड़ा रहे। दूसरा एफ एक्टिन, ये जो गोलाकार हमने बनाए थे जी एक्टिन के बने हुए, उनसे जुड़ता है। और तीसरा कैल्शियम से जुड़ेगा जो यहाँ अभी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुक्त करने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो एक और चीज़, अब यहाँ एफ एक्टिन से जब ये जुड़ा होता है, जब विश्राम अवस्था में होती है पेशी, जब विश्राम अवस्था में पेशी होती है, आराम वाली स्थिति में, उसमें किसी तरह का कोई संकुचन के संकेत नहीं है, उस समय ये ट्रोपोनिन एफ एक्टिन से कुछ ऐसे जुड़ता है कि एफ एक्टिन का वो सक्रिय स्थल ढक जाता है, सक्रिय स्थल ढक जाता है। कौन सा सक्रिय स्थल ढकता है, जो मायोसिन से जुड़ेगा, जो मायोसिन से जुड़ेगा, जो मायोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, ये आगे समझ में आएगा, फिलहाल इतना समझो। तो इसमें देखो वापस बता रहा हूँ, ये जो नीली नीली लाइनें बनाई है एक्टिन, इस एक्टिन में भी तीन तरह के विशेष प्रोटीन्स होते हैं। एक एफ एक्टिन जिसकी अकेली इकाई जी एक्टिन कहलाती है, एक ट्रोपोमायोसिन, वैसे एफ एक्टिन एक नहीं दो है जो लड़ियों के रूप में कुंडलित रहता है, ट्रोपोमायोसिन भी दो है जो इनके साथ साथ लड़ियों के रूप में कुंडलित होता है। और एक है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने वाले, एफ एक्टिन से जुड़ने वाले और कैल्शियम आयन से जुड़ने वाले। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है क्या क्या। यहाँ हमने जो चालक तंत्रिका और पेशी कोशिका के बीच का जो जंक्शन है वो पढ़ लिया है। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को नाम भी दिया हुआ है, ये जंक्शन भी आपको याद रखना है। इस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, बड़ा आसान सा है। न्यूरॉन का और मसल का जंक्शन है, संधि स्थल है, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, कि ये भी याद रखना है, इसे मोटर एंड
प्लेट भी कहते हैं, मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन को जिसकी हमने स्ट्रक्चर पूरी समझी है, इसे मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। जंक्शन हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा एक्टिन, एक्टिन बना है एफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन से। ठीक है, यहाँ तक आप इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम मायोसिन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर बाद में कैसे कॉन्टैक्ट करता है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तक जो है आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने पढ़ा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमने समझ लिया है, एक्टिन की स्ट्रक्चर हमने समझ ली है। अब मायोसिन की स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो बीच में जो ए बैंड बना रहे हैं ये है मायोसिन। ये क्या है? मायोसिन है, मोटे तंतु है। हमने कुछ इस तरीके से समझा था कि ये मोटा तंतु है। इस मोटे तंतु से जगह जगह जो है यूं बाहर हेड्स निकले हुए होते हैं इस तरीके से। ये मायोसिन है, ये है मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन जो बना होता है, ये बना होता है, इसकी जो मोनोमर इकाई है, इसकी जो मोनोमर है, इसका जो एक अकेली इकाई है, ये जो यहाँ जितने भी हेड है समझ लीजिए उसमें एक अकेली इकाई है। उस अकेली इकाई के दो पार्ट होते हैं। वो जो अकेली इकाई है कुछ इस तरह की होती है, बड़ा ही चित्र बना देते हैं इसका। उसकी जो एक अकेली इकाई होती है उसमें यूं कुछ दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, एक हेड कहलाता है और एक टेल कहलाता है। इस तरह होता है, कुछ सांप ही समझ लीजिए, ये कोबरा जो है ये फन मार के बैठा हुआ इस तरह का होता है। और इसको, ये जो इसका मोनोमर है इसे मीरोमायोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा मायोसिन है उसकी अकेली इकाई, एक सिंगल यूनिट को मीरोमायोसिन कहते हैं, मीरोमायोसिन कहते हैं। ये सिंगल इकाई है। इस सिंगल इकाई मीरोमायोसिन के दो पार्ट, स्पष्ट पार्ट नजर आते हैं। एक तो ये सांप की पूंछ, ये पूंछ है तो पूंछ ही कहलाती है, टेल कहलाती है। और ये जो सांप का फन नजर आ रहा है, फन, ठीक है, इस फन के भी दो पार्ट होते हैं। फन के दो पार्ट होते हैं। एक तो ये जो फैला हुआ फन है वो हेड कहलाता है, ये हेड कहलाता है, ठीक है। और एक ये शॉर्ट आर्म कहलाती है। शॉर्ट आर्म एक छोटी भुजा है जो खड़े रहने में मदद करती है सांप को। सांप मत समझना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मीरोमायोसिन के दो पार्ट, एक तो है टेल और एक जो खड़ा हुआ पार्ट जो आपको नजर आ रहा है हेड और शॉर्ट आर्म वाला, इसको सम्मिलित रूप से हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं। हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं, हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं, ठीक है, हैवी मीरोमायोसिन। और यही पार्ट इस मीरोमायोसिन में बाहर निकला हुआ था। जैसे मैंने ये जो बनाया है बाहर निकला हुआ पार्ट, ये जो आप जगह जगह बाहर निकले हुए पार्ट देख रहे हो, ये वही है हैवी मीरोमायोसिन। बाहर निकला हुआ होता है। बाहर निकलने का भी तरीका इसका निश्चित दूरियों पर, इसकी जो है बाहर निकलने का तरीका जो है वो नियत दूरी, सारे नियत दूरी पर बाहर होंगे और नियत कोण पर, एक निश्चित कोण पर ये बाहर होंगे, निश्चित कोण पर बाहर ये होंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बहुत दूर हो रहेंगे पास, सब निश्चित दूरी पर और एक निश्चित कोण से बाहर ये होते हैं। एक निश्चित कोण पर, एक निश्चित दूरी पर बाहर होते हैं। और बाहर होते हैं उसे क्रॉस आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म कहते हैं, क्रॉस भुजा कहते हैं। ये जो बाहर निकली हुई है क्रॉस होती हुई, तो ये क्रॉस भुजा कहलाती, ये पूंछ कहलाती है। इस पूंछ को लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं, लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। और हेड और शॉर्ट आर्म वाले को हैवी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गई मीरोमायोसिन की। लेकिन अभी एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो रह रही है। इसके हेड पार्ट में दो विशेष तरह की बाइंडिंग साइट होती है। अब तो बिल्कुल साफ ही लग रहा है ना। तो ये इस पर दो विशेष तरह की बाइंडिंग साइट होती है। जुड़ने वाले स्थान होते हैं जो जुड़ रहे होते हैं, लेकिन जुड़ कहाँ रहते हैं, जुड़ते किस जगह से है वो आपको याद करना है। एक पार्ट जुड़ता है एक्टिन से,
एक एक्टिन से जुड़ता है तो एक्टिन बाइंडिंग साइट, बीएस से आप बाइंडिंग साइट समझ लीजिए, ये एक्टिन से जुड़ेगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक जो है वो एटीपेज होता है, एक होता है एटीपेज एंजाइम जो एटीपेज एंजाइम एटीपी को एडीपी और फास्फेट में तोड़ देगा। एनसीईआरटी बुक में पीआई की जगह P2 लिखा हुआ है, उसे सही कर लेना, वो पीआई इनऑर्गेनिक फास्फेट है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये है स्ट्रक्चर मायोसिन की, जिसकी एक सिंगल यूनिट कहलाती है मीरोमायोसिन, जिसके दो पार्ट होते हैं, लाइट मीरोमायोसिन जो टेल कहलाती है, हैवी मीरोमायोसिन जिसके दो पार्ट होते हैं, हेड और शॉर्ट आर्म। और ये हेड जो है और शॉर्ट आर्म है वो इसमें मायोसिन पर नियत दूरी और नियत कोण पर बाहर निकले हुए होते हैं, जिसे क्रॉस आर्म कहते हैं। हेड पर दो विशेष तरह की बाइंडिंग साइट्स होती है, एक एक्टिन से बाइंड करती है और एक पर एटीपेज पाया जाता है। ये एटीपेज एटीपी को तोड़ देता है एडीपी और फास्फेट में। ये तोड़ना बहुत काम का है, ये ऊर्जा देने वाला है इसको जुड़ने के लिए। ये दो चीज़ें हमने समझ ली है। एक हमने पढ़ा, ये जंक्शन पढ़ा, कौन सा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक इसकी स्ट्रक्चर समझ ली। अब ये समझना आसान हो जाएगा कि सार्कोमियर काम कैसे करता है। चलिए अब समझते हैं इसकी सारी बात को, और इसके लिए हम बनाते हैं सार्कोमियर। ये समझ लीजिए एक सार्कोमियर है, फिलहाल समझने के लिए एक सार्कोमियर ये हम बनाएंगे। और ये समझ लीजिए फिलहाल दो बना देते हैं। ये है मायोसिन। मायोसिन में हमने देखा इस तरह हेड बाहर निकले हुए होते हैं, जिसे क्रॉस आर्म कह रहे हैं। ये क्रॉस आर्म है, ये समझ लीजिए ये क्रॉस आर्म है। ऐसे ही इधर भी निकले हुए होंगे क्रॉस आर्म, और इधर भी हैं तो इधर भी हैं और इधर भी है, ठीक है। इस तरह ये क्रॉस आर्म नियत दूरी और नियत कोण पर है। ये जो भी बनाया, ये अभी जो हमने समझा है, ये मायोसिन है। ये समझा पहले इसलिए बहुत काम आने वाला है। एक हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि इस तरह एक्टिन प्रोटीन होता है, ये एक्टिन है, ये जेड लाइन से जुड़ा होता है, ये जेड लाइन है, ठीक है। साथ ही हमने पढ़ा एक्टिन पर एक और प्रोटीन होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसके दो इकाइयाँ वो भी इसके साथ लिपटी रहती है, ट्रोपोमायोसिन। साथ ही हमने एक और इकाई देखी थी 3 यूनिट्स वाली, वो तीनों काम की है। सपोज ये हमने बना दी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, ये सब है, ठीक है। वो क्या था, ट्रोपोनिन, ठीक है। चलो ये एक ही बना लेते हैं समझने के लिए। और इधर भी एक जेड लाइन बना लेते हैं, ये जेड लाइन है। और यहाँ पर भी इस तरह ये अपना एक्टिन प्रोटीन है। बस समझने के लिए इतना ही बना लेते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं कहानी क्या होती है, ठीक है। अब आप सीट बेल्ट बांध लो और समझो, एक एक चीज़ आपको अब समझने वाली है होता क्या है। जैसे ही आपने सोचा, जो हमने विसर्पी सिद्धांत जो है जिसकी शुरुआत की थी, अब वो एक एक चीज़ आपको क्लियर होने वाली है। ये बिंदु अगर आपको समझ में आ गए तो चलो, क्या क्या हुआ। आपने सोचा कि मुझे हाथ उठाना है, आपने सोचा, सोचते ही आपके ब्रेन ने एक संकेत बनाया, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट किया। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चालक तंत्रिका द्वारा यहाँ तक आ गया। समझे जाओ ढंग से। यहाँ जब आया इस जंक्शन पर, ये जंक्शन को क्या नाम दिया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बात की थी हमने, ये जो गोले से बने थे ये थे सिनेप्टिकल वेसिकल्स। इसमें कौन सा केमिकल भरा था, एसिटाइल कोलिन भरा हुआ था, जो न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एसिटाइल कोलिन इस बीच में जो सिनेप्स गैप है इसमें मुक्त हो जाता है, ठीक है। इसमें जब मुक्त हुआ तो क्या हुआ, यहाँ की जो ये सार्कोलीमा हमने पढ़ी थी, जिसमें बहुत सारे रिसेप्टर पढ़े थे, जिस पर हमने बहुत सारे टी ट्यूबुल्स पढ़ी होती है, वो सारे ग्राही इन एसिटाइल कोलिन्स को लेना शुरू करते हैं। एसिटाइल कोलिन्स को लेना जब शुरू किया, यहाँ छोटे से चित्र से मैं बता देता हूँ। ये समझ लीजिए हमारा मायोफाइब्रिल है, यहाँ से एसिटाइल कोलिन मुक्त हुआ। इस एसिटाइल कोलिन को प्राप्त करने वाले रिसेप्टर्स थे, टी ट्यूबुल्स थी। रिसेप्टर्स के साथ ये सब जुड़े और जुड़ते ही हमारी सार्कोलीमा में जनरेट हुआ
जो सार्कोलीमा है उसमें एक जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल जिसे कहते हैं क्रिया विभव जनरेट हुआ। वो क्रिया विभव जो तंत्रिका कोशिका में चल रहा था पेशी कोशिका में भी आ गया। किसकी वजह से? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर इन एसिटाइल कोलिन्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव जनरेट हो गया है। अब ये क्रिया विभव जो है इन टी ट्यूबल्स की वजह से बड़ी तेजी से कोशिका के भीतर पहुंच जाएगा। कोशिका के भीतर की जगह को हमने क्या नाम दिया था? सार्कोप्लाज्म में पहुंच गया एक्शन पोटेंशियल। और इसके प्रभाव से हमने एक और पढ़ी थी, यहाँ मौजूद होती है कैल्शियम के भंडार जिनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कैल्शियम के हैं भंडार, इन्होंने मुक्त कर दिए कैल्शियम आयन। इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से कैल्शियम आयन हो जाते हैं फ्री, कैल्शियम आयन फ्री हो गए। अब ये कैल्शियम आयन इधर समझो, समझने के लिए आगे की बात यहाँ है इस डायग्राम में। ये कैल्शियम आयन मुक्त होते ही हमने ट्रोपोनिन पढ़ा था। यहाँ ये जो है ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन में 3 में से एक इकाई थी जो कैल्शियम से जुड़ती है, वो कैल्शियम से जुड़ जाती है। यहाँ समझ लीजिए इसको, ये अपना एक्टिन है, इस एक्टिन पर ये ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन जुड़ गया कैल्शियम से, कैल्शियम से जुड़ते ही ट्रोपोनिन में कुछ बदलाव हो जाता है, ये जगह छोड़ देता है अपनी। और जगह छोड़ने से ये वो वाली जगह छोड़ता है जहाँ मायोसिन बाइंड होता है। वहाँ मैंने समझाया था कि ट्रोपोनिन जो है एक्टिन को ढकता है, एक्टिन के उस जगह को ढकता है जहाँ जुड़ने वाला होता है मायोसिन। ठीक है, अब यहाँ सपोज कीजिए, यहाँ ये वाला जो ट्रोपोनिन है ये कैल्शियम से जुड़ के और वहाँ से बदलाव होने से हट गया, यहाँ से ये साइड में हट गया और हटते ही ये समझिए यहाँ साइड में हट गया है। अब हटते ही इसने मायोसिन ने अपना काम किया। मायोसिन पर 2 थी, देखो ये वाली संरचना थी एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब इसको यहाँ जुड़ना था। अब छोटा सा सिर्फ इतना वाला हिस्सा मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये यहाँ हटते ही ये मायोसिन जो है, इस मायोसिन का ये हेड है, ये मायोसिन के हेड पे यहाँ इससे जुड़ने के लिए तैयार तो है, लेकिन ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए भी हमने देखा था यहाँ एक और चीज़ है, एटीपेज है। इसके पास जो एटीपेज था, ये एटीपेज, इस एटीपेज ने तुरंत क्या किया? एटीपी को तोड़ दिया। तोड़ते ही क्या बना? एडीपी और फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट, और बनी ऊर्जा। इस ऊर्जा का प्रयोग लिया इसने, मायोसिन ने। और मायोसिन इस तरह, मायोसिन ये समझिए ऐसे था, इस ऊर्जा का प्रयोग करते ही ये एक्टिन से बाइंड कर गया। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ किससे? एक्टिन। इधर से एक्टिन बाइंड साइट खाली हो गई कैल्शियम के जुड़ने से, ट्रोपोनिन से। समझिए, इसको वापस दोहरा रहा हूँ। हुआ क्या? एक्टिन की जगह तो खाली हो गई जो मायोसिन से जुड़ने वाली है। खाली क्यों हुई? ट्रोपोनिन जुड़ गया कैल्शियम से। इस वजह से कैल्शियम कहाँ से आया? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम कब छोड़ा? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जो कहाँ से आया था? तंत्रिका कोशिका। फिर से दोहरा रहा हूँ सारी कहानी। तो कैल्शियम मुक्त होते ही ट्रोपोनिन से जुड़ा, ट्रोपोनिन ने एक्टिन बाइंडिंग साइट को कर दिया फ्री जो मायोसिन से जुड़ने वाली है। मायोसिन ने तुरंत एटीपी को तोड़ा, ऊर्जा ली, और ऊर्जा लेते ही ये जुड़ गया। अब ये जुड़ गया, ये समझिए जुड़ गया है यहाँ किससे? एक्टिन से। ये एक्टिन है, एक्टिन से अब ये मायोसिन जुड़ गया है। ठीक है, और जुड़ते ही अभी इसके पास थोड़ी सी एनर्जी और बच रही है। जुड़ते ही आप ऐसे समझो कुछ, ये मेरा हाथ जो है इसको एक्टिन समझना, ये इसका ये मायोसिन प्रोटीन है, इसका ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये जुड़ जाएगा। जुड़ते ही इस तरह जुड़ गया। जुड़ने के बाद इसमें कुछ संरचनात्मक बदलाव होता है, ये गति करता है और गति करते हुए इस तरह धकेलता है। किसको? एक्टिन को। ये इस तरह एक्टिन को यूँ धकेलेगा। देखो ये धकेला मायोसिन ने एक्टिन को यूँ आगे धकेला, धकेलते ही मायोसिन इधर खिसका, धकेला आगे खिसका, धकेला आगे खिसका, यूँ चलती रहेगी ये प्रक्रिया। धकेला आगे खिसका, ये आगे खिसकता रहेगा। किधर? इस क्षेत्र को हमने क्या कहा था? एच क्षेत्र, एच जोन कहा था। इसे कहा था एच जोन। इस जोन में ये जो है, ये जो एक्टिन है ये मायोसिन द्वारा यूं आगे धकेले जाते हैं।
फिर ये एटीपी यूज लेगा, फिर हटेगा, फिर जुड़ जाएगा, फिर एटीपी जुड़ेगी, फिर आगे खिसकेगा। इस तरह किधर खिसक रहा है एक्टिन? मायोसिन की ओर खिसकता रहा है। ठीक है, यहाँ एटीपीज की क्रिया हुई, एडीपी अलग हुआ, फिर वापस इस पे एक और एटीपी आकर जुड़ता है, फिर से उसे तोड़ता है। इस तरह ये लगातार आगे खिसकाता रहता है। किसको? एक्टिन्स को। अब जब ये आगे खिसकेगा, सपोज ये जेड लाइन है, ये इधर खिसकेगा तो जेड लाइन भी इधर खिसकती जाएगी। ऐसे ये काम कर रहे हैं, ये भी इधर खिसका रहे हैं, तो जेड लाइन धीरे 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 ऐसे आ जाती है, पास में आ जाती है। ठीक है, जेड लाइन जो पहले दूर थी, आप इन पेनों को जेड लाइन समझो, ये एक्टिन को खींच रहे हैं, इनको पुल कर रहे हैं, तो जेड लाइन भी श्योर इनके साथ साथ खिंचेगी जो जुड़ी हुई है। इस तरह इनके पास आ जाएगी, बिल्कुल ए बैंड के पास में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़े चित्र द्वारा ही समझते हैं। तो हुआ क्या, ये जो ए बैंड था ये तो वैसे की वैसे ही रहा, लेकिन जो आई बैंड था उस जेड लाइन के खिसकने की वजह से ऐसे जेड लाइन बिल्कुल ए बैंड के पास में आ गई और एच जोन बिल्कुल छोटा हो गया। एच जोन जो यहाँ मान लीजिए बड़ा बड़ा था, अब एच जोन छोटा सा हो गया। ठीक है, तो इस वजह से सार्कोमियर की जो सार्कोमियर है, जो संकुचन की इकाई कहलाती है, वो छोटी हो गई। इसी तरह बहुत सारे जो सार्कोमियर इस पर मौजूद है, सारे एक साथ ऐसे काम करते हैं और पेशी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, इस तरह संकुचन की क्रिया होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इस तरह तंतु छोटे होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ समझनी है, जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है और आपके नीट में क्वेश्चन इन कथनों पर आते हैं। 2-3 कथन यहाँ से सामने निकले हैं। कौन कौन से कथन निकले हैं वो समझो। बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स है जो नीट में निश्चित तौर पर आते हैं और 2-4 बार आ भी चुके हैं। पहली चीज़, यहाँ क्या तंतुओं की लंबाई में किसी तरह की कमी हुई? या तंतु छोड़ो, हाँ तंतु समझ लीजिए और बैंड समझ लीजिए, बैंड बाद में, पहले तंतु। ये जो एक्टिन है, अभी ये मायोसिन समझिए, एक्टिन, मायोसिन ने एक्टिन को धकेला है, एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं। तो क्या स्लाइड करने पर एक्टिन और मायोसिन की लंबाई में कोई कमी होती है? बताइए, क्या इन पेन जो एक दूसरे पर गति कर रहे हैं, इस तरह ये जो मूवमेंट करेंगे, क्या इससे पेनों की लंबाई में कमी हुई? नहीं। तो पहली चीज़ क्या समझ में आई? पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि ये चाहे एक्टिन प्रोटीन हो चाहे मायोसिन प्रोटीन हो, इनकी लंबाई अनचेंज्ड रहती है, अपरिवर्तित रहती है। क्या एक्टिन और मायोसिन की लंबाई में कोई परिवर्तन हुआ? ये एक्टिन समझो, मायोसिन ये एक दूसरे पर स्लाइड हो रहे हैं, सिर्फ स्लाइड होने से क्या इनकी लंबाई में कमी हुई? नहीं। पहला कंसेप्ट जरूर याद रखना है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क किस पर पड़ा? हमने ये समझा था ये ए बैंड था गहरा वाला और इधर ये लाइट बैंड था हल्का वाला। ठीक है, इनमें जरूर फर्क पड़ा है। क्यों? ये जो जेड लाइन है धीरे 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 इधर चली गई, इधर की जेड लाइन भी धीरे धीरे इधर आ गई, इस वजह से आई बैंड छोटा सा हो गया। आई बैंड क्या हो गया? छोटा सा। लेकिन ए बैंड में कोई फर्क पड़ा क्या? ए बैंड उतना का उतना ही रहता है। तो दूसरी बात क्या समझ में आई कि ए बैंड जो है वो एनसीईआरटी में कुछ यूं लिखा है, जो का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। यानी कि यूं कहें ए बैंड की लंबाई सेम रहती है, अनचेंज्ड रहती है, सेम रहती है या अनचेंज्ड रहती है, अपरिवर्तित रहती है। लेकिन आई बैंड, तीसरा कंसेप्ट, आई बैंड जो है उसकी लंबाई में क्या होती है? संकुचन के समय लंबाई कम हो जाती है। आई बैंड की लंबाई कह दो या चौड़ाई कह दो, ये कम हो जाती है। ए बैंड उतना का उतना ही रहता है, लेकिन तंतुओं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी लंबाई। ये 3 कंसेप्ट बहुत काम के हैं जो कथनों में आपको दे सकते हैं। एक्टिन और मायोसिन की लंबाई वैसी की वैसी रहती है, ए बैंड की लंबाई भी वैसी की वैसी रहती है, आई बैंड की लंबाई कम हो जाती है। आई बैंड जो है वो सिकुड़ जाता है और आई बैंड सिकुड़ रहा है, उसी वजह से जो पेशियां हैं वो संकुचित होती है, छोटी होती है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। यहाँ अब एक चीज़ और आपको समझना है,
एटीपी का काम बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ जैसे अभी मैंने कहा एटीपी टूटता है, ऊर्जा देता है ताकि मायोसिन जो है वो एक्टिन से जुड़ जाए। जुड़ने के बाद शेष ऊर्जा को वो इस एक्टिन को यूं धकेलने में सहायता करे, ठीक है, इस तरह पीछे धकेला, लेकिन ये उसके साथ जुड़ा ही रहता है, ठीक है। यहाँ जब ये जुड़ता है तो इसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं, समझिएगा। जब ये यहाँ ये जुड़ गया इसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज है ये, क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज ऐसे कि ऐसे बना रहेगा एक्टिन और मायोसिन के बीच में जब तक उसको दूसरी एटीपी नहीं मिल जाए। यहाँ एटीपी जुड़ सकती है एटीपीज एंजाइम द्वारा। एटीपेज एंजाइम यहाँ एटीपी को जोड़ के रखता है, बाद में तोड़ता है एडीपी और फास्फेट में। तो ये इसके साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब तक दूसरी एटीपी उसे नहीं मिले। दूसरी एटीपी मिलते ही फिर टूटेगा, टूटते ही अलग होगा, फिर से एटीपी टूटेगा एडीपी और फास्फेट में, ये फिर ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा से फिर अगले जगह पर अगला जो ट्रोपोनिन है वहाँ उससे जुड़ेगा, और इस तरह बार बार इसको यूँ पीछे की ओर एक्टिन को धकेलता रहेगा। समझने वाली बात यहाँ ये है कि एटीपी जब जुड़ेगा मायोसिन से तभी वो एक्टिन से अलग होता है, ठीक है। यहाँ आपके 11वीं 12वीं में तो नहीं, लेकिन बाद में बीएससी एमएससी में ये क्वेश्चन आता है, या आपने कभी देखा भी होगा, जनरल सा क्वेश्चन है कि कोई जीव जब मर जाता है, वो मर गया और मरने के बाद आप उसको नोटिस करना, कहते हैं कि 5 या 6 घंटे बाद में उसका शरीर जैसा होता है वैसे की वैसे रह जाता है। अगर वो अकड़ा हुआ है तो अकड़ा हुआ, अगर पूरा का कड़क की कड़क। आपने देखा होगा कि जो कोई जीव मर गया उसके अगर उंगलियां यूं मुड़ी हुई है, उसके पैर मुड़े हुए तो मुड़े के मुड़े रहते हैं, सीधे नहीं होते, सीधे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मर गया है, उसने श्वसन करना बंद कर दिया है। श्वसन करना बंद कर दिया तो एटीपी का बनना बंद हो गया है। एटीपी बनना बंद हो गया तो मसल में जो मायोसिन है वो एक्टिन से जुड़ी अवस्था में रह गया, तो वो जुड़ा का जुड़ा ही रहेगा, एटीपी उसको मिलेगी नहीं, और वो संकुचित जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगी, संकुचित की संकुचित ही रह जाएगी। और इसी वजह से उस मुर्दे का शरीर अकड़ा हुआ का अकड़ा हुआ ही रहता। कहते हैं ना कि मुर्दा ही अकड़ता है। मुर्दे के अकड़ने का कारण ये है कि उसको श्वसन बंद होने से एटीपी नहीं मिलती, एटीपी नहीं मिलती तो मायोसिन एक्टिन से अलग नहीं होता, वो संकुचित के संकुचित ही रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने पूरा डिटेल से समझा मसल कॉन्ट्रैक्शन को। हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी द्वारा कैसे ये स्लाइड होते हैं, हमने एक एक चीज़ें, इसके सारे बिंदु हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद अगला एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि लाल पेशियाँ क्या होती है, श्वेत पेशियाँ क्या होती है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो हमारे हाथ पैर दर्द कर रहे होते हैं, वो क्यों दर्द कर रहे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक यूं ही जुड़े रहें, biology.com के साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।